हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड विद फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज से विज्ञान का लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए। इसके पहले हम अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी क्वेश्चन को हल करवा चुके हैं। अगर उसको आप लोग ना देखे हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। राजन सीरीज का यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है, उसका हम लोग आंसर अपने सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से लिखते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, चुंबक के गुण को बताइए। पूछा जा रहा है चुंबक के गुण। तो चुंबक के गुण होता है, एक हम लोगों का आकर्षण होता है, एक होता है दिशात्मक, एक आकर्षण होता है और प्रतिकर्षण होता है। ठीक। अब तो हम लोग क्रम वाइज देख लेते हैं। आकर्षण पहले आकर्षण देख लेते हैं। जैसे हम लोग समझ सकते हैं चुंबक, चुंबक से आप लोग समझ रहे हैं आकर्षित करने का, जिसमें गुण होता है चुंबकत्व का। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आप लोग चुंबक को एक लोहे के छोटे छोटे बुरादे के पास ले जाएंगे तो जो लोहे का बुरादा रहता है चुंबक में चिपक जाता है, वही आकर्षण कहलाता है। अब इसमें हम लिख, जैसे किताबी भाषा में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे चुंबक में धातुओं को आकर्षित करने की क्षमता होती है। जैसे चुंबक में लोहे, इस्पात आदि धातुओं के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। यदि किसी चुंबक को लोहे की छीलन के महीन बुरादे, जैसे हम बताएं, के पास लाया जाए तो बुरादा चिपक जाता है। चिपके हुए बुरादे की मात्रा चुंबक के दोनों सिरों पर सबसे अधिक होती है, बीच में सबसे कम होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, बीच में वह कम आकर्षण होता है। यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक की आकर्षण शक्ति उनके दोनों किनारों पर अधिक होती है, अधिक अथवा मध्य में सबसे कम होती है। चुंबक के किनारे के दोनों सिरों को चुंबक के ध्रुव कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको आकर्षण को लिख सकते हैं। अब दिशात्मक गुण क्या है चुंबक का? जैसे आप लोग चुंबक देखे होंगे, चुंबक को आप लोग जो जैसे इस तरीके से मान लीजिए चुंबक है आपका, ठीक, बीच में मोटा है, साइड साइड में पतला है। ठीक, अगर आपको इसको रस्सी में बांध के लटका दें, एक धागे में बांध के लटका दें, तो एक एक हम लोगों का उत्तर दिशा में जाएगा, एक दक्षिण दिशा में जाएगा। इसी से हम लोग डिसाइड करते हैं, जो उत्तर दिशा में रहता है उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो दक्षिण दिशा में रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस तरीके से हम लोग चुंबक के आकर्षण को, दिशात्मक गुण को समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में? जैसे यदि किसी चुंबक को धागे से बांध कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो उसके दोनों सिरे हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर संकेतित होते हैं। जो सिरा उत्तर की ओर होगा उस चुंबकी का उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। जो सिरा दक्षिण ध्रुव की ओर होगा उसे दक्षिणी ध्रुव कहा।
अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन समय के मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं जो हम लोगों का समय काल चल रहा है इसी का मापन जैसे घड़ी द्वारा हम लोग करते हैं, उसी का जैसे आप लोग किसी बस का या ट्रेन का या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तो वहाँ पे समय का मापन होता है कितने समय पे यह हमको ट्रेन मिलेगी या बस मिलेगी। इस तरीके से हम लोग समय के मापन का संक्षिप्त वर्णन कर सकते हैं उदाहरण के अनुसार, ठीक है। और इसमें हम जैसे लिख सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम में समय के मापन से हमारा आशय काल अंतराल की माप से है। साधारण बोलचाल की भाषा में समय मापन हेतु किसी घड़ी के उपयोग की बात की जाती है, उस समय भी हमारा आशय काल मापन ही होता है। हमें प्रतिदिन छोटे छोटे काल अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे हम बताएं कि ट्रेन या बस में सफ़र करते समय घर से विद्यालय जाने के लिए टेलीविज़न या रेडियो पर समाचार सुनने का समय कि इस समय टेलीविज़न पर समाचार आएगा, ठीक। अन्य कोई प्रोग्राम देखने के लिए काल अंतराल मापने की आवश्यकता होती है। इस तरीके से हम लोग समय अंतराल का संक्षिप्त वर्णन कर सकते हैं और अपने सेमेस्टर एग्जाम में आसान भाषा में इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम उससे पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है परागगण क्या है, परागगण प्रक्रिया को समझाइए। तो हम लोग जैसे लिख सकते हैं परागगण प्रक्रिया या पराग कोशों में परागकण बनने के पश्चात जब जरूरी है कि परागकण के नर केंद्रक ये पौधों में होता है, ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे परागकण के नर केंद्रक यानी मादा युग्मक अंड तक पहुँचते हैं, नर केंद्रक मादा युग्मक अंड तक पहुँचते हैं पुष्प के परागकोश से पराग कणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं यानी गिर जाते हैं, ठीक। की क्रिया को परागकण कहा जाता है। जब एक पुष्प के पराग कोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर अंकुरित हो जाता है तो यह क्रिया स्वपराग कहलाती है। जबकि किसी दूसरे पुष्प से उसी जाति के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो इस पर परागगण कहा जाता है। यानी कि जब दूसरे जाति का दूसरे जाति पर गिर जाता है तो उसे परागगण कहा जाता है। अगर समान गिरे तो उसे परागकण कहा जाता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी प्रकार सभी एकलिंगी पुष्पों में परागगण होता है, किंतु द्विलिंगी पुष्पों में किसी भी प्रकार का परागगण हो सकता है। इस तरीके से हम लोग परागकण को समझ सकते हैं, अपने सेमेस्टर एग्जाम में आसान तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का जरायुज और अंडायुज में अंतर बताइए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो जरायुज प्रजनन की एक विधि है और जो अंडाज होता है जीवों में प्रजनन की विधा है, ठीक। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जिसमें अब जरायुज होता है जरायुज जिसमें बच्चों के भ्रूण का विकास माँ के शरीर के अंदर होता है और जीवित शिशुओं के जन्म दिया जाता है। अंडाज के जो अंडाज यूज होता है उसके ठीक विपरीत जरायुज में भ्रूण का पोषण माँ के शरीर में उपस्थित अपरा के माध्यम से होता है। जरायुज में स्तनधारियों में सबसे आम प्रजनन विधि है। अब इसमें जो हम लोगों का अंडायुज में है जैसे जिसमें भ्रूण का विकास अंडे के भीतर होता है और अंडा परिपक्व होकर जब फूटने तक माता के शरीर के अंदर ही रहता है। अंडायुज जरायुज जीवों के भांति अंतरिम निषेचन होता है, निषेचन क्रिया, और जीवित शिशुओं का जन्म होता है। अंतर सिर्फ इस बात का होता है जिसमें जरायुज प्राणियों, जैसे आप लोग इसको ध्यान समझिए, आप लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे इसमें जरायुज प्राणियों की तरह भ्रूण माता से अपारा के मध्य से जुड़ा नहीं होता है और भ्रूण का पोषण पीतक कोषों द्वारा होता है, माँ के शरीर द्वारा श्वसन होता है। इस तरीके से हम लोग जो जरायुज होता है और अंडायुज होता है वह समझ सकते हैं। जैसे जो अंडायुज होता है ये बिना कान वाले में होता है, जो ये अंडाज होता है जो बिना कान होता है, जिसमें कान होता है उसमें जरायुज पाया जाता है। इस तरीके से आप लोग कुछ मेन पॉइंट्स को लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है,
जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, कीटों के उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषता बताइए। यानी कि अनुकूलन यानी कि वातावरण में ढल जाना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप लोग नहीं चाहते हैं कि कहते हैं कि आप लोग जहाँ जाओ उसी के वातावरण में आप ढल जाओ, कि वहाँ के कैसे वेशभूषा है, वहाँ का वो भाषा कैसी है, आप लोग उसी तरह से उसमें ढल जाते हैं। उसी तरीके से एक सेम उसी तरीके से उल्टा है, इसको लिखना है, कीटों के उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषता लिखिए। जैसे जो हम लोगों का टिड्डी होता है खेत में, जिसे फतिंगा बोलते हैं। यह जैसे ये लोग पलायन करते हैं, झुंड में रहते हैं, उड़ते हैं। जैसे हम लोग कोई सब्जी उगाते हैं, सब्जी उगाते समय हम लोग उस पर दवा का छिड़काव करते हैं। ठीक, दवा के छिड़काव से कुछ उसमें मर जाते हैं कीट मकोड़े, और जो उसमें कुछ बच जाते हैं वह दूसरे वातावरण में जाते हैं और उसका वातावरण में अनुकूलित रह के वह जीवन यापन करने लगते हैं। उसी को ही कीटों के उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषता कहा जाता है, क्योंकि वह वातावरण में वह उस दवा का उस पर साइड इफेक्ट नहीं पड़ा। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं किताबी भाषा में, जैसे हम लोगों का दिया गया क्वेश्चन है, जीव एकाएक यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि वे अपने शरीर अथवा जैविक गुणों को वातावरण के साथ बदल सकें। किसी स्पीसीज की बहुत बड़ी जनसंख्या में शायद कोई एक ऐसा जीव होता है जो दूसरे से कुछ भिन्न होगा। यह जीव अन्य जीवों की अपेक्षा वातावरणीय परिस्थितियों को अच्छी तरह सहन करने में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई कीटनाशक, जैसे जो हम लोगों के खेत में जो डीडीटी डाला जाता है, जो कीटों के मारने के लिए उपयोग किया जाता है, तो बहुत सारे कीट मर जाते हैं। कीटों को उस बड़ी जनसंख्या में कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जिसका डीडीटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कीट वृद्धि करते हैं और इसमें प्रजनन होता है। इस प्रकार विरोधक कीटों के प्रजनन करने से उस क्षेत्र में शीघ्र ही प्रतिरोधक कीटों की जनसंख्या बढ़ जाती है। इस नई संतति पर टीडीटी जैसे कीटनाशक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे हम वातावरण अनुकूलित होना कहते हैं। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, जो वातावरण के अनुकूलन हम लोग कीटों का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही कीट जन्म से ही ताप के अनुकूल रहते हैं, परंतु पशु तथा मनुष्य में इस प्रकार का अनुकूलन नहीं होता है। ठीक, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में, जो हम लोग को कीटों का अनुकूलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 6। राजन सीरीज का प्रश्न नंबर लघु उत्तरीय 6 दिया गया है। विज्ञान का मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषता बताइए। तो जैसे वहाँ पे मरुस्थल में ज़्यादा पानी मिलता नहीं है, पानी ना मिलने के कारण जो वहाँ पे शीत या ओस गिरती है, वह फिर भाप बन के उड़ती है, तो वहाँ पत्ती सिकुड़ने लगती है, वह कांटेदार हो जाती है। जैसे हम लोग का नागफनी उगफनी होता है, डोसेरा होता है, ये सब को हम लोग समझ सकते हैं इसको। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम में, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों इस कारण नुकीली होती हैं क्योंकि पत्तियों की सतह से पानी लगातार वाष्प बनकर उड़ता है। मरुस्थल में पानी कमी के कारण वहाँ का वातावरण शुष्क हो जाता है, अतः पत्तियों से पानी भाप बांध कर उड़ ना जाए, इसके लिए पत्तियों कांटे के रूप में बदल जाती हैं। इस पौधे के तने हरे तथा चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक, जैसे नागफनी को आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोग का प्रश्न नंबर 7 दिया गया, विलयन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? एक संतृप्त विलयन होता है, एक असंतृप्त विलयन होता है। जैसे हम लोग विलयन को लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जैसे आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे विलयन को, कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अब संतृप्त विलयन के, अब विलयन का प्रकार पूछा है। विलयन दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। अब संतृप्त को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलायक यानी द्रव में विलेय यानी ठोस की किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित रहती है, यानी द्रव जो ठोस में विलेय होता है उसकी अधिकतम मात्रा वहाँ उपस्थित रहे, वह संतृप्त विलयन होता है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इसमें और आगे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यथा यदि ताप को स्थिर रखते हैं तो जल में नमक की अधिकाधिक मात्रा
डाली जाए तो एक स्थिति में नमक न घुलकर रुक जाता है एवं कुछ ठोस नमक विलयन की तली में पड़ा रह जाता है, तब तक विलयन में कुछ भी बिना घुले शेष न रह जाए उसे संतृप्त नहीं कहा जा सकता है। इस स्थिति में विलयन में विलेय की मात्रा तथा बचे हुए विलेय की मात्रा के मध्य एक गायात्मक साम्य स्थापित हो जाता है, जिसे निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। जैसे दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं, जैसे विलेय की घुली हुई मात्रा बराबर होता है विलेय की बिना घुली हुई मात्रा। जैसे दोनों इस तरीके से जैसे इस तरीके से आप लोग बराबर को काट देते हैं, दोनों नॉन एम्फैटिक बराबर होता है। अब इसमें कुछ और पॉइंट इसमें कुछ और आगे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे संतृप्त विलयन का लक्षण यह है कि उसके संपर्क में ही बिना घुला हुआ विलेय भी उपस्थित है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब असंतृप्त विलयन क्या है, समझ लेते हैं इसको। विलयन के प्रकार में हम लोगों का दूसरा विलयन है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलेय की मात्रा उसमें घुलती जाती है जब तक कि विलयन संतृप्त ना हो जाए, यानी पूर्ण रूप से घुल ना जाए। ठीक, इस तरीके से हम लोग असंतृप्त विलयन को समझ सकते हैं। अब इसमें जैसे विलयन की संतृप्तता पर ताप का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है उसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे किसी संतृप्त विलयन का किसी ताप बढ़ाया जाए तो उसमें और अधिक विलेय घुलता जाता है, अर्थात ताप बढ़ने के साथ साथ विलयन अधिकाधिक असंतृप्त होता जाता है। इसके विपरीत यदि किसी असंतृप्त विलयन को ठंडा करके उसका ताप घटाया जाए तो एक निश्चित ताप पर संतृप्त हो जाता है, यानी जम के ठोस हो जाता है। ठंडा करने पर विलेय तथा विलयन से पृथक होकर बर्तन की तली में जम जाता है, यानी ठोस हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया है क्वेश्चन हम लोगों का, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। सेमेस्टर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसको आप लोग समझाइए। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, आप जैसे प्रकाश संश्लेषण जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश से जो किरण मिलती है वह पौधों पे जो क्लोरोफिल होता है उसका हरे वाला पत्ता भाग होता है, उससे वो भोजन बनाने का काम करते हैं पौधे। अब आगे हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी क्रिया विधि को बताइए। जैसे प्रकाश संश्लेषण को वह क्रिया कह सकते हैं जिसमें पौधे के हरे भाग हरित लवक की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर वायु में ली गई कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस CO2 तथा मृदा से शोषित की हुई यानी जल H2O द्वारा खाद्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस में निष्कासित करते हैं। जो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं जो हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 और जो हम लोगों का शोषित जल है यानी कार्बोहाइड्रेट H2, उसका हम लोग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम लोग उसका अपचयन करवाते हैं यानी अभिक्रिया करवाते हैं, उसका रिएक्शन तो हम लोगों को इस तरीके से प्राप्त होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, अब इसमें इसकी विधि क्या होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है। जैसे प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीजन अपचयन क्रिया यानी अपचयन को रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें जल का ऑक्सीजन O2 में तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अपचयन यानी रिडक्शन शर्करा कार्बोहाइड्रेट अर्थात भोज्य पदार्थों के निर्माण में होता है, जो पेड़ अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं। अब इसके दो प्रमुख प्रावस्थाएं, जैसे प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया हो सकता है, प्रकाशहीन प्रक्रिया हो सकता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब रासायनिक प्रक्रिया इसमें हम लोग समझ लेते हैं। पहला रासायनिक प्रक्रिया, जैसे यह क्रिया प्रकाश प्रतिक्रिया या हिल प्रतिक्रिया या हिल वैज्ञानिक इन्हीं के द्वारा पूछा जा सकता है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। हिल प्रक्रिया किसका है, यह पूछा जा सकता है। प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया किस वैज्ञानिक द्वारा दिया जाता है, हिल प्रक्रिया द्वारा। हिल एक वैज्ञानिक इन्हीं के द्वारा दिया गया। यह क्रिया हरित लवक के ग्रेना में
पूरी होती हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन O2 जल से प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अपचयन यानी रिएक्शन से के लिए इलेक्ट्रॉन भी जल से प्राप्त होते हैं। इस क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जैसे प्रकाश कर्म 1 हो गया, प्रकाश कर्म सेकंड हो गया। जिसे जो प्रकाश कर्म फर्स्ट होता है इसमें हरित प्रोटॉन की क्वांटम ऊर्जा को अवशोषित करके उसमें उत्तेजना पैदा करता है तथा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है। ठीक उसी प्रकार से जो हम लोगों का होता है प्रकाश कर्म 2, उसको देखते हैं। प्रकाश कर्म 2 हम लोग देखते हैं, इसमें क्रिया में हरिम फोटॉन की क्वांटम ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है एवं इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ क्यू द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ठीक, अब अगला हम लोगों का जैसे रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया। अगर आप लोग इतना भी जितना हम ऊपर दिखाएंगे उतना भी आप लोग लिख देंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में तो भी ये नंबर पूरा मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो ऊपर पूछा गया है, उसका डिटेल नहीं पूछा है वो। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है पत्तियों के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पत्तियों के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। पत्तियों का रूपांतरण कैसे होता है, वह कैसे दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, जैसे पत्तियों का रूपांतरण, जब पत्ती के स्थान पर कोई अन्य संरचना बनती है तो उस पत्ती का रूपांतरण कहा जाता है। ये संरचनाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे जो हम लोगों का पर्णघाट हो गया, पर्णभवृंत हो गया, पत्ती का प्रतान हो गया, पर्णशक्ल हो गया, पर्णभित्ति हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको अब क्रम वाइज इसको हम लोग पत्तियों का रूपांतर जैसे पर्णघट में कैसे होता है, इसमें पूरी पत्ती या फलक का कुछ भाग घड़े के समान आकृति में परिवर्तित होता है, जैसे नेफेंथीज होता है, डाइस्कीडिया होता है। यह पौधा जो होता है इसी की पत्ती पर्णघाट के आकार का यानी जो हम लोगों का घड़ा होता है उसके आकार का हो जाती है। पर्णाभवृंत में जो होता है इसमें पर्णवृंत चपटा होकर फैल जाता है और फलक का कार्य करने लगता है, जैसे बबूल का पेड़ आप लोग देखे हो उसका चपटा हो जाता है। अब पत्ती का प्रतान कैसे होता है, जैसे सबसे संपूर्ण पत्ती प्रतान में ही रूपांतरित होती है, जैसे स्वीट पी। अब पर्ण शक्ल हो गया हम लोगों का, जैसे इसमें पत्ती शक्ल के जैसे पतली झिल्ली नुमा हो जाती हैं, जैसे रसकस। रसकस का आप लोग देखे होंगे, नहीं तो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च मार के उसका आप लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोगों को अगला क्वेश्चन दिया गया है, गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार बताइए। जैसे एक घूर्णन गति होता है गति के प्रकार में, और एक स्थानांतरित गति होता है, एक कंपन गति होता है। ठीक, अब गति किसे कहते हैं, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को वस्तु की गति कहा जाता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार का, एक स्थानांतरित गति होता है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे स्थानांतरित गति कहते हैं, जैसे सीधी पटरियों पर चलती रेलगाड़ी स्थानांतरित गति करती है। और घूर्णन गति, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है तो गति को घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। अब कंपन गति को हम लोग समझ लेते हैं। कंपन गति, जैसे कंपन गति, जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के इधर उधर यानी इस तरीके से गति करती है तो इसे कंपनी गति कहा जाता है। जैसे घड़ी के लोलक अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर जैसे इस तरीके से घूमता है। ठीक, नहीं तो आप मोबाइल को देख लें, मोबाइल कंपन करता है, वाइब्रेट करता है, इस तरीके से। ठीक, अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, द्रव्य क्या है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। जैसे ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं 3 होती हैं। अब जरा हम लोग वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में, तो हम लोग इसको आसान भाषा में लिख सकते हैं। जैसे द्रव्य कोई एक ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, द्रव कहलाता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हवा, पानी, लकड़ी, कोयला इत्यादि ये वस्तुएं स्थान घेरती हैं एवं इनमें भार होता है, फिर भी इनके गुणों को कई प्रकार की
असमानताएं होती हैं, जैसे लोहा, लकड़ी आदि पदार्थों से बनी वस्तु का आकार और आयतन निश्चित होता है। पानी, दूध, यह आयतन निश्चित नहीं होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है तथा जिस बर्तन में ये डाले जाते हैं उसी आकार का वह ग्रहण कर लेते हैं। जैसे वायु, ऑक्सीजन आदि गैसों का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठीक। ये ठोस, द्रव, गैस। ठोसों का अपना आयतन एवं आकार निश्चित होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं निश्चित होता है, जबकि गैसों का न तो आकार ही निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है। द्रवों को न तो उत्पादित किया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल विभिन्न अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, पत्तियों के प्रकार प्रकार के नाम बताइए एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पत्तियों के प्रकार बताइए। ठीक। उसकी तरह उनके नामों का वर्णन कीजिए। पत्तियों के प्रमुख कार्य, इस तरीके से क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, मतलब एक संयुक्त पत्ती होती है, एक सरल पत्ती होती है। संयुक्त पत्ती भी दो प्रकार की होती है, जैसे पिच्छाकार और हस्ताकार। अब हम लोग पत्तियों को क्रम वाइज, पॉइंट वाइज देख लेते हैं। जैसे हम लोगों को लिख सकते हैं, पत्तियों के कार्य में कुछ पौधों के पत्तियां रंगहीन हो जाती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं। और दूसरे पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, कुछ दुर्बल पौधों की पत्तियां प्रतान के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं जिनमें पौधों की जंतुओं से रक्षा होती है। कुछ पौधों में पत्तियों कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं जिनसे पौधों की जंतुओं से रक्षा होती है। और चौथा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कुछ पौधों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें कायिक जनन होने लगता होता है। और अगला हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है जिसकी सहायता से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, परागकण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परागकण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, उदाहरण देकर समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे जो पराग कोशों के परागकण बनने के पश्चात आवश्यक हैं कि परागकण के नर केंद्रक मादा केंद्रक अंड तक पहुँचते हैं। पुष्प के पराग कोशों के से परागकणों के उसी पुष्प या दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागकण कहा जाता है। परागकण की दो प्रकार का होता है, एक स्वपराग होता है, एक परागकण होता है। ठीक। इसको हम जैसे स्वपराग गण जो होता है में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधों के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। और उदाहरण देकर, जैसे सदाबहार होता है, पैंजी होता है, गुलमोहरी होता है, मूंगफली होता है। इस तरीके से यह स्वपरागण होते हैं। और जो पर परागण होते हैं यानी दूसरे पर आधारित होते हैं। पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। परागकण के परागकणों को अन्य पुष्पों पर पहुँचने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है, जैसे कीट, वायु, जल। जैसे कीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीज का परिवर्तन कर देते हैं तो वहाँ फिर पौधे उग जाते हैं। अगला उदाहरण के द्वारा, जैसे सूरजमुखी, गोंदा, सलबेरिया आदि की कीट परागकण होता है। गेहूँ, धान, मक्का तथा सभी घास में वायु परागकण होता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं परागकण को। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, बीजों के अंकुरण को स्पष्ट कीजिए। बीजों के अंकुरण का नामांकन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे बीजों में भ्रूण सुषुप्त अवस्था में होता है, किंतु जब बीज को उचित नमी, वायु तथा ताप मिलता है तो ये बीज अंदर का असक्रिय भ्रूण सक्रिय हो जाता है तथा वृद्धि करना शुरू कर देता है और एक नया व छोटा पौधा बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को अंकुरण कहा जाता है। बीज के अंकुरण को स्पष्ट कीजिए। यही क्रिया को अंकुरण कहा जाता है। आप लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे
अंडद्वार के द्वारा जल शोषित कर बीज फूल जाते हैं और बीज चोल नर्म होकर फट जाता है। बीज पात्रों में अथवा भ्रूण पोष में भ्रूण द्वारा उपयोग में लाया जाता है। उपस्थित संचित भोज्य पदार्थों एक घोल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो वृद्धि करते हुए भ्रूण द्वारा उपयोगी में लाया जाता है। भ्रूण के आकार में वृद्धि के साथ साथ मूलाकुर बीज के से प्रथम जड़ के रूप में बाहर निकल आता है। जैसे हम लोग फिगर्स के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग एक बीज यहाँ पर, जैसे आप लोग देख सकते हैं एक बीज यहाँ पर हम लोग बो दिए, ठीक। यह नमी के कारण इसका भाग यहाँ से फट गया, फिर यहाँ से एक कली निकलना शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे यह पौधा बड़ा हुआ तो यह जड़ के रूप में, या पत्ती और तना के रूप में विकसित हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है यौगिक क्या है, इसकी विशेषता बताइए। तो अगली वीडियो में हम लोग यौगिक को समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।